Hello everyone. In our previous lecture, we discussed formalism, which taught us to focus on the internal structure of a literary text. Today, we move one step ahead and begin new criticism, one of the most influential literary theories of the 20th century. Before we start, ask yourself, does the author's personal life really define the meaning of a poem, or is the text a wall in itself? New criticism answers this question by rejecting extra textual factor and placing the text at the center of analysis. In this lecture, we will cover the complete topic of new criticism, including what new criticism is, its origin and key figures, important concepts like intentional fallacy, affective fallacy, and objective correlative for UGC NET, and finally, a practical example of close reading. So, first of all, we are going to understand what is न्यू क्रिटिसिज्म. न्यू क्रिटिसिज्म का सिंपल मतलब है लिटरेचर को टेक्स्ट के थ्रू समझना, ना कि ऑथर या रीडर की लाइफ के थ्रू. न्यू क्रिटिसिज्म एक ऐसा अप्रोच है जो कहता है कि जब हम किसी पोएम या लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करना चाहिए. इस अप्रोच में ऑथर का बैकग्राउंड, हिस्ट्री, रीडर की पर्सनल फीलिंग्स, इन सब की चीज़ों को इग्नोर किया जाता है. न्यू क्रिटिक्स मानते थे कि एक पोएम सिर्फ कंटेंट होती है. उनका एक फेमस स्टेटमेंट याद रखिए, द पोएम इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म. यानी पोएम का मीनिंग उसके वर्ड्स, इमेजरी, स्ट्रक्चर, आयरनी और पैराडॉक्स के अंदर होता है, बाहर नहीं. ओरिजिन एंड बैकग्राउंड. न्यू क्रिटिसिज्म का डेवलपमेंट इंग्लैंड और अमेरिका में 1920 से 1950 के बीच हुआ. ये उन अप्रोचेस के खिलाफ एक रिएक्शन था जो लिटरेचर को ऑथर की बायोग्राफी से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से या पर्सनल इम्प्रेशन से जोड़कर देखते थे. न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि लिटरेरी स्टडी ऑब्जेक्टिव, डिसिप्लिन और एकेडमिक हो, इसलिए उन्होंने टेक्स्ट को सिस्टमेटिकली एनालाइज करने पर जोर दिया. की फिगर्स एंड द रोल ऑफ टी.एस. इलियट. न्यू क्रिटिसिज्म को मेनली अमेरिकन और ब्रिटिश क्रिटिक्स ने डेवलप किया. इस मूवमेंट का नाम जॉन क्रू रैमसन ने बुक द न्यू क्रिटिसिज्म से लिया. लेकिन इस थ्योरी की इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन में टी.एस. इलियट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. टी.एस. इलियट ने दो मेजर कॉन्सेप्ट्स दिए. पहला, इम्पर्सनैलिटी ऑफ आर्ट. इलियट के अकॉर्डिंग पोएट्री पर्सनल इमोशंस का डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं होती. इसका मतलब ये नहीं कि पोएम में इमोशन नहीं होती, बल्कि पोएट अपनी पर्सनल फीलिंग्स को आर्टिस्टिक और कंट्रोल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है. पोएट एक मीडियम होता है जहाँ इमोशन डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्रेस होता है. दूसरा, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब है इमोशंस को डायरेक्ट बताने के बजाय ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इमेजेस के थ्रू एक्सप्रेस करना. जैसे सैडनेस को डायरेक्टली कहना नहीं, बल्कि अंधेरा, बारिश या सुनसान जगह दिखाना है. इस सेंस में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को हम सिंबलिज्म का डिसिप्लिन यूज कह सकते हैं. इलियट्स के क्रिटिकल जजमेंट्स. इलियट ने जॉन मिल्टन और जॉन ड्राइडन को क्रिटिसाइज किया क्योंकि उनके वर्क्स में डिसएसोसिएशन और सेंसिबिलिटी थी, यानी थाउट और फीलिंग अलग अलग हो गए थे. वहीं उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स जैसे जॉन डन की तारीफ की क्योंकि उनके यहाँ यूनिटी ऑफ थाउट एंड इमोशन मिलती है. ये क्वालिटीज़ न्यू क्रिटिक्स के आइडियल से परफेक्टली मैच करती हैं. कोर कॉन्सेप्ट्स. यूजीसी नेट में स्पेशली ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले आता है इंटेंशनल फैलेसी. इस टर्म को जो है दो लोगों ने मिलकर कॉइन किया था, W.K. विंसेंट और मोनरो बेट्सली. इनके ऐसे द इंटेंशनल फैलेसी 1946 में. इंटेंशनल फैलेसी का मतलब है पोएम को ऑथर की इंटेंशंस के बेस पर जज करना. न्यू क्रिटिक्स कहते थे ऑथर ने क्या सोचा या इंटरव्यू में उसने क्या कहा, ये सब इररिलेवेंट है. मीनिंग टेक्स्ट के अंदर होता है, ऑथर के माइंड में नहीं.
इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑथर कोई अपना वर्क लिख रहा है और कहता है कि मेरा वर्क बहुत अच्छा है, इंटरव्यूज़ करता है, प्रमोशंस करता है, इससे उसकी जो टेक्स्ट है वो अच्छा नहीं हो जाता। अच्छा टेक्स्ट है या नहीं ये तब पता चलेगा जब उस टेक्स्ट के अंदर पढ़ा जाए कि उसमें उसने इमेजरी, मेटाफर, पैराडॉक्स को किस तरीके से यूज़ किया है। तो इसीलिए जो है न्यू क्रिटिक्स कहते थे कि ये सब इरिलीवेंट है, ऑथर क्या कहता है, क्या सोचता है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मीनिंग टेक्स्ट के अंदर है, ऑथर के माइंड में नहीं। अफेक्टिव फैलेसी, सेम दोनों राइटर्स ने ही इस टर्म को भी इंट्रोड्यूस किया था 1949 में अपने वर्क द अफेक्टिव फैलेसी में। अफेक्टिव फैलेसी का मतलब है पोएम को रीडर के इमोशनल रिएक्शन के बेस पर जज करना। जैसे पोएम मुझे बोरिंग लगी या ये पोएम मुझे रुला गई या हंसा गई, ये क्रिटिसिज्म नहीं, ये पर्सनल रिस्पॉन्स है। क्रिटिसिज्म हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, इमोशनल नहीं। तीसरा, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, इसे विलियम एमसन ने डेवलप किया। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि पोइट्री एक सिंगल मीनिंग नहीं देती, बल्कि मल्टीपल लेयर ऑफ मीनिंग्स क्रिएट करती है, जो टेक्स्ट को और रिच बनाती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, क्लोज रीडिंग। अब देखते हैं कि क्लोज रीडिंग एक्चुअल में कैसे होती है और क्या होती है। एक पोएम का लाइन लेते हैं, पहले उसे पढ़ते हैं और फिर एक क्रिटिक के जैसे उसको डिफाइन करते हैं। तो पोएम का लाइन है, द सन सेट स्लोली ब्लीडिंग रेड इनटू द स्काई। एक हिस्टोरिकल क्रिटिक पूछता, राइटर उदास था क्या? लेकिन एक न्यू क्रिटिक देखेगा इमेजरी क्या है। जैसे कि यहाँ इमेजरी है ब्लीडिंग रेड, जो कि पेन और सफरिंग को दर्शाता है। मेटाफर, सनसेट्स को एक वॉन्ड, एक जख्म के साथ कंपेयर किया गया है। पैराडॉक्स, सनसेट जो है वो पीस भी है और पेन भी है। यूनिटी है इसमें कि नेचर और इमोशन को एक हो जाते देखना। जैसे कि जो सन है वो हमारा नेचर है और हमारा जो इमोशन है ब्लीडिंग रेड हमारा तकलीफ, ये दोनों को जोड़ता है। टोन जो है इस लाइन का वो मेलंकली है, मतलब दुखदायक है थोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से गहराई से पढ़ना ही क्लोज रीडिंग कहलाता है। न्यू क्रिटिसिज्म ने लिटरेरी स्टडीज़ को डिसिप्लिन दिया। इसने सिखाया कि लिटरेचर को सिर्फ फील नहीं, एनालाइज भी किया जाता है। अगर आपको इस लेक्चर का डिटेल नोट्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे ब्लॉग saryawrites.com का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जुड़े रहिए सारे राइट्स के साथ, जहाँ लिटरेचर बर्डन नहीं, इमोशन है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।